हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली पीएससी एकेडमी एंड गुड इवनिंग। आज हमें बात करना है मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र की। और हम लोग जो मध्य प्रदेश का मैप स्टडी कर रहे हैं और उसमें आज हमको पढ़ना है मध्य प्रदेश में जो भी अफवाह तंत्र है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अफवाह तंत्र। तो पहले तो हम जान लेते हैं अफवाह तंत्र होता क्या है। अफवाह तंत्र होता क्या है, तो अगर हम इसको देखें तो किसी क्षेत्र में जल प्रवाह की जो भी प्रणाली होती है, सिस्टम होता है, वह अफवाह तंत्र कहलाता है उसका। जैसे कि आप देखिएगा, यहाँ पर यमुना नदी है। यमुना नदी तो एमपी में नहीं बह रही है, लेकिन उसकी जो भी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर चंबल, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, सोनार, बेधर्मा। तो ये जो नदियाँ हैं ये इसकी यमुना की सहायक नदियाँ, जो कि यमुना में जाकर मिल जाती हैं। डायरेक्ट कोई डायरेक्ट भी मिलती है, कोई एक दूसरे से। जैसे कि आप यहाँ पर देखें चंबल की काली सिंध, पार्वती दो सहायक नदियाँ, तो ये चंबल में जाकर मिल रही है और चंबल सीधी यमुना में जाके मिलती है। तो इस प्रकार एक जल प्रवाह क्षेत्र होता है जो कि मुख्य नदी द्वारा, उसकी जो सहायक नदी हैं उनके द्वारा एक जल प्रवाह क्षेत्र का निर्माण किया जाता है, वही उसका अफवाह तंत्र कहलाता है। अब बात आती है, ठीक है, यह अफवाह तंत्र है। अब मध्य प्रदेश में कितने अफवाह तंत्र हैं? तो अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो लगभग 5 मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र देखा जाए तो गंगा यमुना अफवाह तंत्र, नर्मदा अफवाह तंत्र, गोदावरी अफवाह तंत्र, ताप्ती अफवाह तंत्र और माही अफवाह तंत्र। तो ये मध्य प्रदेश में देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, लगभग 5 मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र हैं। ठीक है, हम एक एक करके देखते हैं अफवाह तंत्र। पहले आप कलर देख लीजिए कौन सा कहाँ पर है। जैसे कि ये देख लीजिए, ये ब्लू टाइप है, तो ये जो मध्य और उत्तर, ये पूरा जो उत्तर हुआ, फिर यहाँ पर पश्चिम हुआ, पूर्व में, ये पूरा अफवाह तंत्र देख रहे हैं आप। यमुना गंगा का अफवाह तंत्र है। फिर आप देखेंगे ये नर्मदा अफवाह तंत्र, ये वाला आ जाएगा, ये नर्मदा अफवाह तंत्र के बारे में। फिर अगर बात की जाए तो ये है गोदावरी अफवाह तंत्र के। कौन सा अफवाह तंत्र? गोदावरी अफवाह तंत्र। फिर यहाँ पर ये छोटा सा ताप्ती अफवाह तंत्र, और माही सबसे छोटा देखा जाए तो ये छोटा सा अफवाह तंत्र, माही अफवाह तंत्र। तो ये कलर वाइज आप देख सकते हैं। हम पहले बात करते हैं यमुना नदी अफवाह तंत्र की। तो सबसे पहले हम देखते हैं चंबल नदी के बारे में। थोड़ा थोड़ा सा हम इन नदियों के बारे में जान लेते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सा। वहाँ की हम लोग मध्य प्रदेश की जब ज्योग्राफी पढ़ ही रहे हैं तो उसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर चंबल नदी की बात करें, हम लोग किसकी बात करें? चंबल नदी की। तो चंबल नदी की अगर हम उद्गम की बात करें तो यह है इंदौर के जो मऊ है, मऊ के जानापाव हिल्स से या जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। अगर श्रेणी की बात करें, किस श्रेणी में आता है यह जानापाव हिल्स? तो यह विंध्य श्रेणी में आता है, विंध्यांचल श्रेणी में यह आती है। ठीक है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। और अगर पॉइंट की भी बात करें तो जानापाव में भी बांगचू पॉइंट से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये इसका उद्गम की बात हो गई। अब देखा जाए, उद्गम तो हो गया इसका। अब भाई इसका उद्गम हुआ तो ये इसका कहीं लास्ट पॉइंट भी होगा। तो देखा जाए तो यह यहाँ से इंदौर से इसका उद्गम हो रहा है, और यह देखेंगे राजस्थान में। एक मिनट रुकिएगा, देखेंगे आप, यह राजस्थान व एमपी की प्राकृतिक सीमा बनाती हुई यह एमपी, और यहाँ राजस्थान की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती हुई यूपी के इटावा में यमुना में जाके मिल जाती है। यहाँ पर यूपी इटावा में यमुना में मिल जाती है। तो यह इसका यहाँ से उद्गम हुई और यहाँ से जाती हुई यह सीधी मिल जाती है। तो यह, और एक इसको कहा जाता है बहुत इम्पोर्टेंट नदी माना जाता है, मध्य प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी भी इसको माना जाता है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये पश्चिमी देखेंगे आप, ये पूरा पश्चिमी मध्य प्रदेश में अफवाह कर रहे हैं, नहीं अफवाह तंत्र, या फिर यह इसका प्रभाव कहाँ? पश्चिमी मध्य प्रदेश में। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की कहा जाए तो जीवन रेखा कहा जाता है, पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। अब अगर इसके जो कुछ इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो जैसे कि क्षिप्रा हुआ, काली सिंधु हुआ, पार्वती, कूनो, कुंवारी, कुंद, कुराई, बामनी, तो ये इसकी ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। अब देखा जाए तो एक और इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है,
वो है यहाँ ये बीहड़ों का निर्माण करती है। यहाँ पर देखेंगे आप भिंड मुरैना ग्वालियर में यहाँ पर यह बीहड़ों का निर्माण करती है। आप देखेंगे चंबल संभाग के नाम से भी जाना जाता है और चंबल तो कुख्यात डाकुओं के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा उत्कात भूमि है, बीहड़ों का निर्माण करती है, जो कि डाकुओं को छिपने के लिए भी बहुत अच्छा स्थान ये माना जाता है। ठीक है, तो ये था हमने देखा चंबल नदी के बारे में। फिर देखेंगे आप काली सिंध के बारे में। देखें काली सिंध की बात करें तो यह है देवास। देखिएगा यहाँ देवास के बागली गांव से यह निकलती है। और अगर पर्वत श्रेणी की बात करें, किस पर्वत श्रेणी से, तो यह भी विंध्य पर्वत श्रेणी है, विंध्यांचल पर्वत श्रेणी से यह निकल रही है, यह उद्गम हो रही है। और यह राजस्थान में जाके राजस्थान में यहाँ पर चंबल नदी में यह मिल जाती है। तो ये इस प्रकार इसको हम कहेंगे यह चंबल की सहायक नदी है। फिर इसके बाद हम देखेंगे पार्वती नदी के बारे में। तो यहाँ सीहोर के आसपास से इसका उद्गम होता है और यह भी राजस्थान के समीप चंबल में मिल जाती है। फिर हम देखें अगर सिंध नदी के बारे में, सिंध नदी की बात करते हैं तो सिंध नदी का उद्गम की बात करें तो यह सिरोंज के आसपास से, एक मिनट, तो यह सिरोंज के आसपास से निकलती है सिंध नदी और यह गुना को दो बराबर भागों में बांटती हुई यहाँ पर यह यूपी के इटावा में यमुना नदी में जाके मिल जाती है। और ख़ास बात यह है कि इसमें वर्ष भर जल भरा रहता है और वर्षा ऋतु में यह भयंकर बाढ़ का कारण भी बनती है। तो यह है सिंध नदी। फिर हम देखें बेतवा नदी के बारे में पढ़ते हैं। बेतवा नदी के तो बेतवा के उद्गम स्रोत की बात करें तो रायसेन जिले के कुमरा गाँव से इसका उद्गम होता है और यह भी यूपी में यहाँ पर हमीरपुर करके जगह है, यमुना में मिल जाती है। और इसमें भी बहुत सारी परियोजनाएं बनी है, जैसे कि हम देखें विदिशा के पास में इसमें एक अशोक सागर नाम से परियोजना बनी, अशोक सागर। और यूपी में भी इसमें परियोजनाएं बनी है, उत्तर प्रदेश में। और तो इस प्रकार से यह बहुत इम्पोर्टेंट नदी हो जाती है। और इसके अगर अपन अन्य नामों की बात करें तो इसके नामों की बात करेंगे तो देखेंगे अन्य नामों की बात करें तो जैसे वेत्रवती, शिव की पुत्री, वेश, विंध्यावटी भी इसको बोल देते हैं। तो ये होगा बेतवा के बारे में, जो कि रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है और यहाँ से होती हुई है यमुना में मिल जाती है। फिर देखें तो सोनार नदी और यहाँ से बेतरवा नदी, दो नदी हैं जो कि केन नदी में ही मिल जाती है। और केन नदी सीधे यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। अगर हम देखें तो केन नदी का उद्गम स्रोत की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसको उद्गम स्रोत यहाँ पर कटनी जिले के रीठी तहसील के कैमूर पहाड़ी से रीठी तहसील के समीप या पास में कैमूर पहाड़ी है, कैमूर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और यह यूपी में यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, और इस पर जैसे परियोजनाएं भी चल रही है, जैसे कि केन बेतवा लिंक परियोजनाएं और बरियारपुर परियोजना, सिंहपुर बैराज, बैनी सागर, कुटनी कोशा। किस प्रकार से इसमें इस नदी पर बहुत सी परियोजनाएं चल रही हैं। और उर्मिल परियोजना भी हुई, तो ये भी चल रही है, रणगंवा परियोजना। और अगर इसकी जलप्रपातों की बात करें तो पन्ना में इसमें पांडव जलप्रपात है, पांडव गाथा, इस प्रकार से इसमें जलप्रपात हैं इस नदी पर। तो ये है केन नदी। तो ये हो गया किसके बारे में, यमुना नदी अववाह तंत्र के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं टोंस नदी और सोन नदी, जो कि किसके अंतर्गत आते हैं। यह दोनों आते हैं गंगा नदी के अपवाह तंत्र में, गंगा नदी में आते हैं ये दोनों, सोन और टोंस ये गंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं टोंस नदी। अगर इसके उद्गम स्रोत की बात करें तो सतना के समीप होता है इसका उद्गम, और वो कहाँ पर, कैमूर पहाड़ी से। यहाँ पर है कैमूर पहाड़ियाँ और कैमूर पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और यह है इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद जो कि वर्तमान प्रयागराज बन गया है। तो यहाँ पर यह गंगा नदी में मिल जाती है। और इसकी अगर परियोजनाओं की बात करें तो इसमें काफ़ी परियोजनाएं बनी है, जैसे कि हम कुछ देखें, जैसे कि टोंस परियोजना। एक तो यहाँ पर टोंस परियोजना है जो कि आपको यहाँ रीवा के समीप ही दिखेगी टोंस परियोजना। एक पूर्वा करके जलप्रपात है, पूर्वा जलप्रपात इस पर ही बना है। और बीहाड़, चचाई, क्योटी, प्यावन, इस प्रकार इसमें काफ़ी जलप्रपात भी मिलती हैं। तो ये है टोंस नदी। फिर उसके बाद देखें हम सोन नदी के बारे में। सोन नदी की बात करें तो इसका उद्गम
अनूपपुर ज़िले में होता है। इसका उद्गम कहाँ पर हो रहा है? अनूपपुर ज़िले में। यहाँ पर वो भी कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ी से। अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे 2 नदी, एक नर्मदा और यहाँ पर सोन, ये दोनों नदी यहाँ से उद्गम हो रही हैं। तो अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम हो रहा है। ठीक है। और देखें तो यह मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। और अगर इसकी परियोजना देखें कुछ, तो यहाँ पर देखिए बाणसागर परियोजना बनी हुई है। ये बाणसागर परियोजना जो कि शहडोल के आसपास है, बाणसागर परियोजना। फिर यहाँ यह सीधी यहाँ पर गंगा नदी में, ये यूपी में जाके मिल जाती है गंगा नदी में। तो ये थी अपनी उत्तर में जो अपवाह तंत्र विद्यमान है, इनको हमने देख लिया है। मध्य प्रदेश के उत्तर, पूर्व और पश्चिम में जो भी अपवाह तंत्र हमने देख लिया है। अब हम दूसरा अपवाह तंत्र देखते हैं, नर्मदा अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। अगर नर्मदा नदी के हम उद्गम स्रोत की बात करें, हम नर्मदा नदी अपवाह तंत्र की बात करें और अगर इसके उद्गम स्रोत की बात करें, तो इसका उद्गम अमरकंटक, देखिए अमरकंटक पहाड़ी से हो रहा है। अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम स्रोत है। और अगर हम इसके अन्य नामों की बात करें, तो ये है जैसे कि मैकलसुता, साखरी, सामोदेवी, रेवा, सोमप्रभा, नामदासो, और जो नामदासो नाम है, जो नामोदोसो या नामदासो, यह है टोलमी ने दिया है। भारत का भूगोल करके टोलमी की पुस्तक है, भारत का भूगोल। तो यह नाम इसको टोलमी द्वारा दिया गया है, नामोदोसो। ठीक है। तो कुंवारी, इस प्रकार से इसके बहुत सारे नाम हैं नर्मदा नदी के। और इसको कुछ उपनाम दिए गए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश व गुजरात की जीवन रेखा। देखेंगे आप, यहाँ से ये बहती हुई, फिर यहाँ गुजरात में आ जाती सीधी, तो मध्य प्रदेश व गुजरात की जीवन रेखा, साकरी, आनंदमयी नदी, मैकलसुता, नामोदासो, जो कि अभी इसके बारे में मैंने बताया है, शिवपुत्री। तो इस प्रकार से ये इसके कुछ उपनाम हैं। ठीक है। तो और अगर इस अपवाह तंत्र की बात करें, तो मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है। कौन सा? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है। और यह, अगर इसकी आकृति की बात करें, ये किस प्रकार की आकृति बनाता है, तो यह वृक्षनुमा आकृति बनाता है। वृक्षनुमा आकृति का अपवाह तंत्र बनाता है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। और उद्गम स्रोत तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो मैकल पर्वत श्रेणी है, और यहीं से इसका उद्गम स्रोत होता है, अमरकंटक पहाड़ी से। और अगर इसके अब यहाँ से उद्गम हुआ है, तो यहाँ पर यह सीधी होते हुए यहाँ पर यह गुजरात में यह है खंबात की खाड़ी, अरब सागर में यह गिर जाती है। यानी कि इसका समापन यहाँ पर होता है। यहाँ से ये बहती हुई गुजरात में खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में मिल जाती है। तो अगर इसमें देखे जाए, तो देखेंगे आप, यहाँ पर बहुत सारी परियोजना इस पर भी बनी हुई, जैसे कि आप देखिए बरगी परियोजना, तवा परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, मान परियोजना, जोबट परियोजना। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सी परियोजना बनी हुई हैं। और अब अगर जलप्रपातों की बात करें, तो कपिलधारा जलप्रपात हुआ, कपिलधारा, और उसके बाद दुर्गाधारा, दुग्धधारा। तो इस प्रकार से इस पर बहुत से जलप्रपात भी बने हुए हैं। और जैसे कि अगर इसकी सहायक नदियों की बात की जाए, तो लगभग इसकी सहायक नदियाँ 41 इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। और देखें अगर इनके बारे में, तो यह कुल लंबाई अगर बात की जाए इसकी, तो 13-12 किलोमीटर है। 13-12 किलोमीटर कुल लंबाई है, जो कि मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, तो यह मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। और तो अगर एक अमृतलाल थे, मतलब अमृतलाल बेगड़ करके थे, जिन्होंने नर्मदा बचाओ के लिए काफ़ी आंदोलन भी चलाए और इसी के लिए काम किया। तो इन्होंने नर्मदा नदी के ऊपर काफ़ी पुस्तक भी लिखी हैं। अमृतलाल बेगड़ ने नर्मदा नदी के ऊपर काफ़ी पुस्तक भी लिखी हैं। तो उनकी पुस्तकों की बात की जाए, तो वह हैं सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो। तो इस प्रकार से इनकी और भी पुस्तक है, जैसे कि नर्मदा रिवर ऑफ ब्यूटी। तो इनकी ये पुस्तकें आप ये याद रखिएगा। अमृतलाल बेगड़ के बारे में वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है। तो ये था हमारा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है। और लगभग हमने इसकी जो भी जानकारी थी हमने
पढ़ लिए, बाकी हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे ही, और मध्य प्रदेश ज्योग्राफी पढ़ेंगे जब हम देखेंगे। अब हम देखते हैं तीसरा अफवाह तंत्र की बात करें तो वह है गोदावरी अफवाह तंत्र। कौन सा अफवाह तंत्र? गोदावरी अफवाह तंत्र। गोदावरी नदी तो मध्य प्रदेश में नहीं बह रही, लेकिन उसकी जो भी सहायक नदियाँ हैं वह मध्य प्रदेश में उनका मध्य प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, तो हम देखते हैं गोदावरी अफवाह तंत्र, जैसे कि ये है वर्धा नदी, फिर देखेंगे आप ये पेंच नदी, ये वैनगंगा नदी, तो ये मध्य प्रदेश में ये है। इस प्रकार से गोदावरी अफवाह तंत्र यहाँ पर विस्तृत मध्य प्रदेश के दक्षिण और थोड़ा सा पूर्व में। तो देखते हैं हम गोदावरी अफवाह तंत्र में हम देखते हैं वैनगंगा नदी के बारे में। वैनगंगा के अगर हम उद्गम की बात करें तो यह सिवनी जिले के रजोला ताल है पास में, सतपुरा श्रेणी में रजोला ताल से इसका उद्गम स्रोत है। और अगर इसकी और अन्य जानकारी देखें तो इस पर जो यह महाराष्ट्र में, यहाँ पर महाराष्ट्र में पहुँच कर वर्धा नदी से मिलकर यह इन दोनों को वैनगंगा और वर्धा दोनों मिलकर प्राणहिता का निर्माण करते हैं। तो वर्धा और वैनगंगा के संगम को प्राणहिता कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र के भंडारा में यह मिलती है। और एक और फैक्ट के बारे में इसकी बात की जाए तो इसमें एक 1972 में 1972 में सिवनी छपारा में एक भीमगढ़ बांध का निर्माण किया गया था। भीमगढ़ बांध बनाया गया था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध माना जाता है भीमगढ़ करके। तो ये था वैनगंगा नदी के बारे में। और फिर देखा जाए दूसरी कौन सी हम देखें, वर्धा नदी। यह है वर्धा नदी, तो यह बैतूल जिले के वर्धन शिखर से, बैतूल जिले के मुल्ताई से वर्धन शिखर से इसका उद्गम होता है। ठीक, तो ये था वर्धा नदी के बारे में। और फिर देखें आगे की देखें पेंच नदी। ये है देखिए आप पेंच नदी के देखें तो ये है छिंदवाड़ा। यहाँ पर क्या है, छिंदवाड़ा जिले में सतपुरा श्रेणी में इसका उद्गम होता है। और यहाँ पर इसी नदी पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान बना है, जो कि इसके बारे में यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और यह अगर एक और देखा जाए तो यह है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा का निर्धारण करती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा का निर्धारण यह नदी करती है। तो ये था हमारा गोदावरी अफवाह तंत्र के बारे में। अब देखते हैं ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी या ताप्ती अफवाह तंत्र। अगर हम ताप्ती नदी के उद्गम की बात करें तो यह बैतूल के मुल्ताई से इसका उद्गम होता है, बैतूल के मुल्ताई से। और यह नर्मदा के समानांतर बहती हुई, देखिए पूर्व से यह बहती हुई पश्चिम में यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो एक मिनट, यहाँ पर पूरब से पश्चिम बहती हुई खंबात की खाड़ी में यह गिर जाती है। और यह एक ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। ज्वार अपने मुहाने पर ज्वार नद मुख का यह निर्माण करती है। कौन? ताप्ती नदी। ठीक है, और यह नर्मदा के समानांतर बहती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। 724 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। और देखा जाए तो यह भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की प्राकृतिक सीमा रेखा का निर्धारण करती है ताप्ती नदी। ठीक है, तो ये हमने देखा ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी अफवाह तंत्र है। अब हम देखते हैं माही अफवाह तंत्र। कौन सा अफवाह तंत्र है क्या हमारा? माही नदी अफवाह तंत्र। तो माही नदी को पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी माना जाता है। ठीक है, अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो धार जिले के समीप, धार के समीप इसमें विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। और इसे पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है। इस नदी को पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है, जो यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो वह माही नदी है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और यह यहाँ से यह प्रवाहित होती है गुजरात के समीप, यहाँ पर अरब सागर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो यह था, हमने आज देखा मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र की बात की। अब हम नेक्स्ट क्लास में मध्य प्रदेश के वन से संबंधित जो चीज़ें हैं वह पढ़ेंगे। जलवायु वगैरह हम पहले देख चुके हैं। राष्ट्रीय उद्यान
और अभ्यारण, ये चीज़ें हम देखेंगे अगली क्लासेस में। ठीक है, तब तक आप रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।